So yes, hey to all, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और जैसे कि मैंने एक जूलियस सीजर की वीडियो बनाई जहां पर मैंने उस पर टॉप 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज कराए थे। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेजर चेस्ट पे टॉप 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं गाइस। और यहाँ पर तुम्हारा एक बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इसमें सारी स्टोरी सारी पोएम्स पे जो सबसे टॉप एमसीक्यूज है जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, मैं वो तुम्हारे एमसीक्यू सारे के सारे दर कराने वाला हूँ और कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट में कराने वाला हूँ। सबसे बेस्ट बात ये है, उससे पहले गाइस मैं तुम्हारे को बता दूं, अगर अभी 3-4 घंटा ही बच रहा है तो प्लीज सेवियर ऑफ ट्रेजर चेस्ट ई बुक को भी यूज करो। कुल 70-80 पेज की ई बुक जो कि तुम्हारा एक बहुत तगड़ा ही रिवीजन करा देती है सारी चीजों का एकदम पिन टू पिन डिटेल्स के साथ। इसका एक जो डेमो पीडीएफ है पहले तुम उसको यूज करके देख लेना, जिसकी लिंक तुम्हारे को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो तुम्हें यूजफुल लगता है तो फिर तुम ई बुक ले सकते हो क्योंकि 50 रुपए की आती है। और जैसे हमारी जूलियस सीजर की ई बुक को 21,000 बच्चे यूज कर रहे हैं, इसे भी कुछ 17-18 हजार बच्चे यूज कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू बहुत बहुत और बहुत ज्यादा। तुम भी इसे यूज कर सकते हो। गोइंग हेड, सबसे पहले हम सीधा अपने एमसीक्यूज पे आ जाते हैं क्योंकि हमें वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है हमारे को, द स्पीकर क्लेम्स, हॉन्टेड हाउस से आ रही है, द स्ट्रेंजर एट माय लाइक फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, व्हाट फंडामेंटल डिफरेंस इन परसेप्शन डज दिस हाईलाइट। बताओ अब वो क्या दिखा रहे हैं। The stranger is blind to the physical world while the speaker has perfect vision। नहीं, स्पीकर की ये बात थी कि भाई वो एक इमेजिनेटिव बनना है तो वो चीज वो देख सकता है। सो बेसिकली द स्ट्रेंजर परसीव्स ओनली द प्रेजेंट रियलिटी व्हाट इज, व्हाइल द स्पीकर परसीव्स द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑल दैट हैज बीन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक इमेजिनेटिव बनता है। ठीक है, सो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रेंजर हु ओनली सीज द material present with the poet who possesses a heightened awareness of the past, making the invisible history visible and clear। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है, and hold in mortmain still their old estates, what does the legal term mortmain, mortmain का मतलब था ownership by the dead। ये मैंने तुम्हारे को सिखाया था और मैं फिर से बता रहा हूँ, ownership by the dead। ठीक है, सो डेड हैंड एक तरीके से बोल सकते हो। अबाउट द ओनरशिप ऑफ द हाउसेस, सो द हाउसेस आर अप फॉर ऑक्शन बाय द गवर्नमेंट। नहीं भाई, द ओनरशिप इज टेम्पररी एंड पासेस क्विकली टू द लिविंग। ऐसा भी नहीं है। द डेड होल्ड अ परमानेंट इन लाइक एलिएनेबल ओनरशिप ओवर दी प्लेसेस दे वंस लिव्ड, क्योंकि वो वहां पर हमेशा रहते हैं। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। ठीक है, सो मॉर्टबेन जिसमें लिटरली द डेड हैंड is basically dead hand, refers to ownership that cannot be transferred or relinquished. Longfellow uses it to argue that the spirits of the past are the true permanent owners। ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग पोएम पे आ जाते हैं, द क्लब एट द लायंस में। So King Francis declares, no love but vanity sets love to a task like that। What does this reveal about the lady's motivation for dropping the club? She wanted to genuinely test the count's survival skills। बिल्कुल भी नहीं भाई, उनके अंदर वैनिटी थी, समझ लो, एक अहंकार था, एक प्राइड थी। She sought great glory and attention for herself rather than acting out of affection। This is the right answer। ठीक है, और कुछ और ऑप्शंस भी है। She was clumsy and dropped it by accident। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। She believed the lions were tame and like posed no danger। ऐसा भी कुछ नहीं है। So the text states that she dropped the glove to seek attention and glory। The king's verdict act as the moral center of the poem। कि यहाँ पर जो है, इधर देखो एक चीज दिखाई गई है, वेलोर वर्सेस वेनेटी। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है। ठीक है, जिसमें से वेलोर किसमें था? काउंट द लॉर्ड्स में था। ठीक है, काउंट द लॉर्ड्स में था। और फिर उसके बाद में जो है वेनिटी की अगर बात करते हैं, सो दिस वाज विद द लेडी। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर से द ग्लव एंड द लाइन्स पे एक बार हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। काउंट द लॉर्ड्स retrieves the glove and throws it right in the lady's face। What is the significance of this action? So it is a playful gesture of romance। अरे वाह, क्या रोमांस है। उसके बाद में it shows he has lost his mind from fear। ऐसा भी कुछ नहीं है। It is a public assertion of his dignity। हाँ, वो अपनी डिग्निटी प्रूव कर रहा है। एंड a rejection of her manipulative vanity। ठीक है, so this is the right answer। और इस पे तुम्हारे को अच्छा एक और ऑप्शन है, it is an accident caused by his rush to get back to his seats। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगेन ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो द काउंट रियलाइजेस ही इज बीइंग यूज्ड फॉर अ spectacle। His action breaks the code of chivalry to expose the toxicity of her vanity, earning the king's approval। rightly done, एकदम सबसे बढ़िया चीज जो उसने करी। ठीक है, उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल मायाजेलो, तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है, स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस, देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर। व्हाट डज दिस इमेजरी सजेस्ट अबाउट द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ अ ग्रेट सोल्स डेथ? सो द फॉरेस्ट बिकम्स पीसफुल एंड क्वाइट इमीडिएटली। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें ये बात पता है कि पहले जो है हर चीज एकदम शॉक में रहते सब लोग। लाइक द सर्वाइवल फील्स अ पैरालाइजिंग शॉक एंड अ लॉस ऑफ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। हाँ, ये सही आंसर है। स्मॉल एनिमल्स आर हैप्पी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, द इकोसिस्टम इज इंडिफरेंट टू द चेंज। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। द फॉलिंग ट्री इज अ मेटाफॉर फॉर द डेथ ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक है, द रिकॉइल एंड एरोडेड सेंसेस रिप्रेजेंट द नंबर एंड
disorientation felt by those left behind. ठीक है, उसके बाद में इसी पे अगर हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं. So how does the poem suggest be best honor great souls after they have passed? They suggest thus it suggests that कि भाई by mourning them forever in silence, ऐसा भी कुछ नहीं है. ठीक है, और उसके बाद पे जो है by like replanting the physical trees in their name, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं होता है. By letting our souls bloom and striving to be better people because they existed. ठीक है, so यहाँ पर ये क्या बात होती है, by letting our souls bloom and striving to be better people because they existed. Like समझ लो, ये चीज तुम्हारे को याद नहीं है, लाइन बहुत बार यूज की गई थी, they existed, they existed, they existed. ठीक है, so the poem concludes that the empty space like spaces are filled with electric energy. एक जो electric source of vibration आता है, urging us to be and be better. Their legacy is the inspiration for our own growth. ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो अ कंसिडरेबल स्पेक बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो द टाइटल अ कंसिडरेबल स्पेक, ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन. व्हाट इज द पोएट एम्फसाइजिंग थ्रू दिस डिवाइस? बताओ अब वो क्या एम्फसाइज कर रहा है, इसके लिए तुम्हें इसका मतलब भी पता होना चाहिए भैया. ये चीज याद रखना कि ये सबसे पहले तो दिस पोएम, द पोएम इज अ सटायर ऑन कलेक्टिविज्म. यहाँ पर जो है कलेक्टिविज्म भाई जी में कटाएगा. ठीक है, Frost values the individual mind over the mindless group. ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है. So that the speck was physically large and heavy. ऐसा कुछ नहीं था. That a tiny, physically insignificant might possesses a considerable mind and intelligence. हाँ, ये एक सही आंसर है. ठीक है, और speck जो है simply implies worthlessness and smallness, while considerable implies सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये चीज तुम्हारे को जो है याद रखनी है बस. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो अ कंसिडरेबल स्पेक पे अगेन एक और क्वेश्चन दिया, यहाँ पर पूछा जा रहा है, द पोएट डिसाइड्स टू स्पेयर द माइट नोटिंग ही हैज नो कलेक्टिविस्टिक regimenting love. What is he criticizing here? बताओ वो क्या criticize कर रहा है? So he is criticizing people who love animals too much. नहीं भाई, he is criticizing modern ideologies like communism that values the group masses over the individual. ठीक है, ये चीज तुम्हारे को एकदम अच्छे तरीके से याद रखनी है. So Frost contrasts the fight specific individual struggle to survive with the abstract impersonal love of like the masses state. He refers the display of mind in one small creature. ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोएम जो है यहाँ पर तुम्हारे को आ रही है, द पावर ऑफ म्यूजिक, व्हिच इज द लास्ट पोएम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपरबोलिक इफेक्ट ऑफ भीष्मलोचन शर्मा's सिंगिंग मेंशन्ड इन द पोएम? अब बताओ क्या क्या नहीं हुआ था, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसके लिए डिटेल्स याद होनी चाहिए. द स्काई वीप्स tears and mentions stumble. हाँ, ये चीज हुई थी. उसके बाद में the turtles whine and stare. हाँ, ये चीज हुई थी. the trees shake and crash. हाँ भाई, the rivers flood. ये कोई ऐसी बात नहीं हुई थी. ठीक है, so the poem mentions the sky weeping, mentions tumbling, horses dying and turtles whining. ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं हुई थी. तो ये तो एक डिटेल्ड बेस्ड क्वेश्चन था कि तुम्हारे को ये चीज पता ही होनी चाहिए थी. ठीक है, when उसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं, who finally stops भीष्मलोचन शर्मा's disastrous singing and how a billy goat charges and butts him. एक जिसको हमने sagacious goat बोला था, क्या बोला था? sagacious goat. ठीक है, ये तुम्हारे को याद रखना है. ठीक है, सो यहाँ पर से when human pleas fail, a sagacious wise billy goat takes matter into his own horns and butts the singer, silencing him. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर it suggests brute force is the only cure for such pretension. ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग आ चुके हैं हमारी स्टोरीज पे. सो विद द फोटोग्राफर द नरेटर एक्सक्लेम्स, the ears are mine and if your machine is too narrow, what is the core conflict causing his anger? अब देखो भाई, स्टोरीज में बहुत बड़ा टेक्स्ट था, और ऐसे पर्टिकुलरली अगर टेक्स्ट पे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ये चीज मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा. द फोटोग्राफर इज चार्जिंग टू मच मनी. नहीं भाई, ऐसी कोई बात हुई नहीं. ठीक है, The narrator wants to look more handsome than he actually is. नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी. The photographer has retouched the photo so heavily that it no longer represents the narrator's authentic self. Yes, that was the case. ऐसे ऑप्शंस में जब तुम्हें टेक्स्ट याद ना आए, तब तुम्हारे को ऑप्शंस देख लेने हैं कि कौन सा सही बैठ रहा है, बस उसे टिक करके आ जाना है. सो द नरेटर वैल्यूज हिज स्पेस एज हेवन गिव इट, फ्लॉज एंड ऑल. The photographers attempt to fix the wrong features using delphide and sulfide erases the narrator's identity. ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है. उसके बाद में गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं, How would you describe the photographer's attitude toward the narrator's face? अब बताओ क्या क्या था? Admiring बिल्कुल भी नहीं, पहला ही वर्ड देख करके मैंने हटा दिया. Indifferent and bored नहीं भाई. Critical, dismissive, focused on the technical improvement rather than truth. ये है एक सही आंसर, क्योंकि भाई फोटोग्राफर जो था उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहा था. ठीक है, कुछ टेक्निकल रीटचिंग करता ही जा रहा था, इतनी कर दी थी कि उसका चेहरा उसके चेहरे जैसा लग ही रहा था. अब एलिवेटर मार्टिन की कहानी पे आ गए. ठीक है, डरावनी कहानी. सो मार्टिन फील्स अनकंफर्टेबल इन द एलिवेटर primarily because सबसे पहले तो it is always broken and he has to take the steps. नहीं भाई,
It is small, dimly lit, and he fears the fat lady who stares at him. हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज, ठीक है, कि इसमें जो है तुमने एलिवेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता दिया और फैट लेडी के बारे में भी बात कर ली. His father forces him to clean it. नहीं भाई, he is afraid of heights and the 17th floor. ये भी बात नहीं थी, क्योंकि उसने अगर 17th फ्लोर वाली बात होती और तुम ये लॉजिक लगाते तो याद रखना कि उसने एक बार स्टेयर्स ली थी और अपना पैर तोड़ा लिया था, ठीक है. तो उसे मेन डर था उस एलिवेटर का ही और उस फैट लेडी का, और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक था, ठीक है. ये चीज याद रखनी. द एलिवेटर सिंबलाइजेस क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड हेल्पलेसनेस. Martin's fear focuses on the large woman who fills the space and stares at him, creating a sense of being trapped. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया. हाउ डज द स्टोरी एंड, बताओ कैसे एंड करती. भाई इसका कुछ कंक्लूजन आई नहीं था, क्योंकि उसने जो है एंटर करके लास्ट फ्लोर वाज द 10th फ्लोर मेंशन्ड, उसके उसने जो है स्टॉप बटन दबा दिया था. सो मार्टिन्स फादर सेव्स हिम फ्रॉम द एलिवेटर. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मार्टिन टेक्स द स्टेयर्स एंड फॉल्स. ऐसा भी नहीं है, एंड में नहीं हुआ था, ये बीच में हुआ था. द फैट लेडी सेज हेलो मार्टिन, laughs at as the elevator stops between floors with just the two of them. ठीक है. So the ending is a horror climax. The lady knows his name, ठीक है, implying she isn't a random stranger or is supernatural. And Martin is trapped with the with his worst fear. समझ रहे हो, मतलब जिसका कोई एस्केप ही नहीं. उसके बाद में जो है अब अगर हम लोग हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाते हैं. Why does Nana constantly criticizes Ajwa's legs? बताओ क्या क्या ऑप्शंस है. They are too short to walk properly. नहीं, उनकी मेन दिक्कत थी चाइल्ड बेयरिंग एंड प्रेगनेंसी. So she believes legs should have meat to support hips for childbearing, but Ajwa's are too thin and long. ठीक है, ये सही आंसर है. Nana represents the traditional view where a woman values is linked to fertility and domestic strength. ठीक है, whereas जो है Ajwa एक मॉडर्न बच्ची थी जिसने अपने आप को प्रूव किया. उसके बाद में जो है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हाउ डज Ajwa change Nana's perspective by the end of the story? By winning the district running cup, proving her legs have value for running. अगर चाइल्ड बेयरिंग के लिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, तो भाई रनिंग के लिए है उसके अंदर वो पोटेंशियल. सो Ajwa's success in the school sports demonstrates that thin legs have a different kind of utility, athleticism and success. समझ लो. उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं. भैया नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टोरी द पेडेस्ट्रियन रे ब्रैडबरी. ठीक है. अब यहाँ पर जो है इधर in 2053 AD, Leonard Mead is the only pedestrian. How does he describe the city he walks? A bustling metropolis full of life? नहीं भाई. A graveyard where people sit like that in front of their television screens, viewing screens. ये सही आंसर है, क्योंकि सिटी पूरी साइलेंट हो चुकी है, एम्प्टी है, एंड एवरीवन इज एडिक्टेड टू टीवी. टॉम्ब लाइक हाउसेस हैं, सिर्फ एक लाइट दिखती है, दैट इज आल्सो ऑफ द व्यूइंग स्क्रीन्स. ठीक है, मतलब फ्लिकरिंग स्क्रीन लाइट दिखती है उनके घरों से और कुछ नहीं. ठीक है. अब उसके बाद में व्हाई डज द रोबोटिक पुलिस कार अरेस्ट लियोनार्ड मीड? बताओ वो क्यों करते हैं अरेस्ट? तो पता है कि वो उसको जो है साइकेट्रिक सेंटर फॉर द रिसर्च ऑफ रिग्रेसिव टेंडेंसीज में ले जाते हैं, saying that कि भैया आप तो जो है ये वॉक क्यों कर रहे हो. So he was robbing a house. नहीं, he was walking for air and to see which is considered regressive tendency in this society. ठीक है, ये चीज तुम्हारे को समझनी कि आप लोग एकदम घुस चुके हैं. और 3 मिलियन लोग रहते थे उस सिटी में, जहां पर जो है सिर्फ एक ऑटोमेटेड पुलिस कार थी और कुछ नहीं था, क्योंकि क्राइम फ्री सिटी है. ठीक है. और उसके बाद में why are the village elders, Hauser, the former mayor, sitting on the back benches of the classroom because it is the last lesson? To learn German? नहीं. To inspect MML's teaching method? नहीं. To show respect for MML's 40 years of service and to express regret for not going to school more often. ठीक है. So the back benches usually empty are filled with villagers. वहाँ पर सब लोग आ रखे हैं. ठीक है. Old Hauser, the former mayor, और तुम्हारे old master भी आ रखे हैं. वो लोग बैठे हुए हैं because ये एक last lesson होने वाला है. ठीक है. उसके बाद में what message does MML write on the backboard? Vive la France. ठीक है. तो ये तुम्हारे को याद रखना है. Vive la France, long live France. ठीक है. ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है. ओवरकम विद इमोशन एंड अनेबल टू स्पीक MML, ये लिख करके चले जाते हैं और इधर पे ये सारी चीजें एंड हो जाती हैं. सो आई होप सो गाइस, मैंने तुम्हारा एक बहुत तगड़ा रिवीजन करा दिया. ठीक है. अब एक बार आई जस्ट वांट कि अगर तुम चाहते हो तगड़ा रिवीजन करना तो ई बुक को यूज करके देख लेना. बाकी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे कमिंग वीडियोस में. तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, सलाड, सी के ओपी, सेवियर्स ओपी.